Hello friends, I am Shangita. Today I am discuss about anticoagulant. Anticoagulant is a substance that prevent blood clot या फिर हम कह सकते हैं प्रिवेंट कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ये मेनली टू फॉर्म में आपका वर्क करेगा। एक तो प्रिवेंट करेगा ब्लड क्लॉट को इनसाइड दी बॉडी एंड सेकंड करेगा आउटसाइड दी बॉडी। उसके बाद इनसाइड दी और आउटसाइड दी प्रोसेस किस तरीके से हो रहा है। सपोज़ कहीं पे कट्स लग गया हो या इंजरी हो रही है, वहाँ पे प्रोसेस होती है कोगुलेशन यानी कि ब्लड का क्लॉट होना। तो सम टाइम हो सकता है वो आपका ब्लड क्लॉट सर्कुलेटरी सिस्टम में फ़्लो हो जाए, थ्रोम्बस कॉज कर जाए। इससे हो सकता है कोई ऑर्गन फेल हो सकता है या फिर ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है सर्कुलेटरी सिस्टम में। इसलिए ये ज़रूरी होता है कि वहाँ पे एंटीकोगुलेंट प्रोसेस होना ज़रूरी होता है ताकि ब्लड क्लॉट ना हो, लाइज्ड हो जाए और प्रॉपर तरीके से ब्लड का फ्लो बना रहे। तो उसके बाद देखते हैं एंटीकोगुलेंट का यूजेस। मेनली हम एंटीकोगुलेंट का यूजेस डिफरेंट फॉर्म में कर सकते हैं। लाइक आपका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में कर सकते हो, जैसे मेडिसिन्स के तौर पर। सपोज़ किसी को थ्रोम्बोसिस हो गया हो, ब्लड क्लॉटिंग हो गया है, तो हम उसको एंटी थ्रोम्बोटिक ड्रग्स दे सकते हैं, वारफरिन दे सकते हैं ड्रग्स के तौर पर। सेकंड हम इंट्रावेनस इंजेक्शन दे सकते हैं, हेपेरिन। और थर्ड जो होता है लेबोरेटरीज़ में यूज़ करते हैं हम ईटीटी, एंटीकोगुलेंट, हेपेरिन, ऑक्सलेट कंपाउंड, सिट्रेट एंड अदर कुछ सब्सटेंस जो कि क्या करता है ब्लड को प्रिवेंट करता है क्लॉट होने से। यानी कि जो हम लेबोरेटरीज़ में टेस्ट परफॉर्म करते हैं, कुछ टेस्ट है होता है कि डायरेक्टली हमें जिस फॉर्म में बॉडी के अंदर ब्लड रहेगा, यानी कि ब्लड बिना क्लॉट हुए उस ब्लड से हम क्या करते हैं कुछ टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। लाइक आपका सीबीसी हो गया हो, ईएसआर हो गया हो, ये सारे टेस्ट क्या है हम एंटीकोगुलेंट ब्लड से परफॉर्म करते हैं। तो इसका यूजेस, एंटीकोगुलेंट का यूजेस हम इन विट्रो भी कर सकते हैं और इन विवो भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है इसका मेथड, कौन से मेथड से हम इसको लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व कर सकते हैं। एक आता है आपका फिज़िकल मेथड। फिज़िकल मेथड में ये होता है कि कोल्ड, सपोज़ हमने क्या करा हो 5 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर दे दिया हो, जो आपका कोगुलेशन प्रोसेस होंगी वो क्या हो जाएंगी, पोस्टपोन्ड हो जाएंगी। दूसरा हम कर सकते हैं स्मूथ कंटेनर में ब्लड को कलेक्ट करके कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, सिलिकॉन होता है। सिलिकॉन क्या करता है, ब्लड को प्रिवेंट करता है क्लॉट होने से। उसके बाद आता है इसका मैकेनिज़्म। बॉडी के अंदर ये किस फॉर्म में कंप्लीट होता है, टू फॉर्म में होता है। एक तो आपका फिज़िकल फैक्टर में और सेकंड है आपका केमिकल फैक्टर। फिज़िकल फैक्टर में आपका आ जाएगा फर्स्ट पॉइंट कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, सेकंड आ जाएगा स्मूथ एंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल। और केमिकल फैक्टर में जो केमिकल्स यानी कि सब्सटेंस जो यूज़ होते हैं आपके एंटीकोगुलेंट प्रोसेस में, जैसे कि आपका प्रोटीन सी हो गया हो, प्रोटीन एस, हेपारिन और आपका थ्रोम्बोमोडुलिन, इस तरीके के जो सब्सटेंस होते हैं एंटीकोगुलेंट्स मैकेनिज्म में अपना वर्क करते हैं। आइए इसके बाद देखते हैं इसका मैकेनिज्म किस तरीके से फॉर्म होता है बॉडी के अंदर। तो ये है आपका एक चार्ट जिससे हम देखेंगे कि किस तरीके से ब्लड क्लॉट लाइज्ड होता है, बॉडी के अंदर हो रहा है, ये इन विट्रो है। सपोज़ कहीं पे आपका टिश्यू डैमेज हो रहा है, ठीक है, ड्यूरिंग इंट्रावेस्कुलर क्लॉटिंग, टिश्यू डैमेज होने के बाद वहाँ पे इंट्रावेस्कुलर क्लॉटिंग हो सकता है। आफ्टर देन बाद वहाँ से क्या होगा, रिलीज़ होगा एक तो आपका लाइसोजाइम एंजाइम, लाइसोसोमल एंजाइम्स। दूसरा आपका प्रोडक्शन होगा उस दौरान थ्रोम्बोमोडुलिन बाय द एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड वेसल। क्या होगा, ड्यूरिंग इंट्रावेस्कुलर क्लॉटिंग देयर रिलीज लाइसोसोमल एंजाइम्स एंड प्रोडक्शन होगा थ्रोम्बोमोडुलिन बाय द एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड वेसल, एक्सेप्ट जो होता है आपके ब्रेन के कैपिलरीज में, ठीक है। अदरवाइज़ कहीं पे भी इंजरी हो, ब्लड क्लॉटिंग हो, तो वहाँ पे लाइसोसोमल एंजाइम रिलीज़ होगा और थ्रोम्बोमोडुलिन खाली आपके किस में नहीं होगा, ब्रेन और कैपिलरीज में।
आफ्टर देन बाद क्या होगा, दी थ्रोम्बोमोडुलिन बाइंड विथ थ्रोम्बिन, थ्रोम्बोमोडुलिन बाइंड करेगा थ्रोम्बिन से टू फॉर्म करेगा थ्रोम्बोमोडुलिन कॉम्प्लेक्स। दिस कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट प्रोटीन सी, दी एक्टिवेट प्रोटीन सी इनएक्टिवेट्स फैक्टर 8 and factor 5 with the presence of cofactor known as protein S. Protein C also inactivates the tissue plasminogen activators, शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं TPA inhibitors. Plasminogen is synthesized in liver. Now the tissue plasminogen activators become activates, the plasminogens is converted into plasmin by tissue plasminogen activators and जो आपका lysosomal enzyme रिलीज हो रहा था उसके द्वारा with the presence of thrombin urokinase plasminogen एक्टिवेटर्स। और जो आपका थ्रोम्बिन होता है वो ऑलरेडी ड्राइव्ड होता है आपके ब्लड में। आफ्टर देन बाद क्या हो जाएगा, प्लाज्मिन जो प्लाज्मिनोजन कन्वर्ट हो जाएगा आपके प्लाज्मिन में, और वो प्लाज्मिन क्या करेगा, लाइज कर देगा आपके ब्लड क्लॉट को, यानी कि फिब्रिन को। फिर से एक बार देखते हैं, सपोज़ कहीं पे टिश्यू डैमेज हो रहा है या फिर इंडोथेलियल इंजरी हो रहा है तो उस जगह से क्या होगा, एक तो आपका लाइसोसोमल एंजाइम्स रिलीज़ होगा, दूसरा थ्रोम्बोमोडुलिन। थ्रोम्बोमोडुलिन क्या है, आपका एक तरीके का प्रोटीन है, ठीक है। और साथ ही में क्या है, थ्रोम्बिन, ये ऑलरेडी ड्राइव्ड होता है आपके ब्लड में। थ्रोम्बोमोडुलिन और थ्रोम्बिन आपस में कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। आफ्टर देन बाद इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन सी। Protein C after then activated protein C. The activated protein C is converted into inactivation of factor 8 and factor 5 and inactivation of tissue plasminogen inhibitors. After then ये दोनों क्या करेंगे, एक्टिवेट्स कर देंगे टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स। फिर ये जाके आगे जाके क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा प्लाज्मिनोजन में विद द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बिन यूरोकाइनेस प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स एंड आपका लाइसोसोमल्स एंजाइम्स। इसके ये जो प्लाज्मिनोजेंस होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा आपके प्लाज्मिन में, और प्लाज्मिन क्या करेगा, लाइस कर देगा ब्लड क्लॉट को। ये बॉडी के अंदर मेनली इस तरीके से मैकेनिज्म होता है ताकि कोई ब्लड क्लॉट अगर हो गया हो बॉडी के अंदर तो इस तरीके से एंटीकोगुलेंट मैकेनिज्म अपना वर्क कर रहा होता है और ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता है। उसके बाद जो हमने कुछ एंटीकोगुलेंट्स देखे थे जैसे कि हेपारिन, तो जो कुछ एंटीकोगुलेंट्स थे आपका हेपारिन थे, सीट्रेट थे, अदर भी कुछ तरीके के एंटीकोगुलेंट्स थे। तो हेपारिन क्या है, एक तरीके का नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, प्रोड्यूस होता है आपके बॉडी से, लीवर सेल से। बेसोफिल है वो भी क्या करता है, सीक्रेट करता है हेपारिन को। उसके बाद देखते हैं इसका मैकेनिज्म किस तरीके से होता है। हेपारिन प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग बाय इट्स एंटी थ्रोम्बिन एक्टिविटी। इट इज़ डायरेक्टली सुपीरियर द एक्टिवली ऑफ थ्रोम्बिन combine with antithrombin third and remove thrombin from। इमीडिएटली कहाँ पे ये सिचुएटेड होता है मास्ट सेल में, और इमीडिएटली उस दौरान रिलीज़ होता है। और जो बेसोफिल है वो भी क्या करता है, सीक्रेट करता है हेपारिन को। उसके बाद देखते हैं इसका मैकेनिज्म किस तरीके से होता है। हेपारिन prevent blood clotting by its antithrombin activity. It is directly superior the activity of thrombin combine with antithrombin third and remove thrombin from circulation।
inactivates the active from the other clotting factor like factor 9, 10, 11 and 12। यानी कि कह सकते हो हेपरिन क्या करेगा, सुप्रेस करेगा थ्रोम्बिन एक्शंस को और इनएक्टिवेट कर देगा कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होती है फैक्टर जैसे कि आपका 9, 10, 11, 12। और साथ ही क्या करेगा, एक्टिवेट्स कर देगा एंटी थ्रोम्बिन, और ये एंटी थ्रोम्बिन क्या कर देगा, रिमूव कर देगा थ्रोम्बिन पार्ट्स को, ठीक है। और जिस वजह से क्या होगा, कोई भी ब्लड क्लॉट नहीं होगा। इस तरीके से क्या करता है ये जो हेपरिन अपना वर्क करते हैं, मैकेनिज्म करते हैं। उसके बाद आता है हेपरिन का यूजेस कहाँ कहाँ कर सकते हैं। इट इज़ अ वाइडली यूज्ड एज एन एंटीकोगुलेंट इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। ज़्यादातर हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसका यूजेस करते हैं, जैसे कि इंट्रावेनस इंजेक्शन के तौर पे हेपरिन को दिया जाता है। अबाउट आपका 0.5 mg पर kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देंगे। ये क्या करता है, पोस्टपोन कर देता है ब्लड क्लॉटिंग को फॉर 3 to 4 आवर्स के लिए। इसका यूज़ हम मेनली कब करते हैं, ड्यूरिंग सर्जरी के दौरान। सपोज़ हमें कोई सर्जरी करना हो और इंट्रावेनसली ये हेपरिन एंटीकोगुलेंट दे दिया जाता है ताकि सर्जरी प्रोसेस के दौरान कोई भी ब्लड क्लॉटिंग उस टाइम ना बने। दूसरा हम कर सकते हैं यूज़ ड्यूरिंग डायलिसिस व्हेन ब्लड पास्ड थ्रू आर्टिफिशियल किडनी ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। ये तो हो गया हेपरिन का मेनली क्लिनिकल में। उसके बाद दूसरा यूजेस इनके लेबोरेटरीज में कर सकते हैं। लेबोरेटरीज में किस तरीके से करेंगे, हेपरिन इज़ ऑल्सो यूज्ड एज एन एंटीकोगुलेंट इन विट्रो वाइल कलेक्टिंग ब्लड फ्रॉम वेनस फॉर वेरियस इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि हमें क्या लेना है, कोई टेस्ट परफॉर्म करना है तो उसके लिए हम एक अनुमान के तौर पर कितना ले सकते हैं, अबाउट आपका 0.1 to 0.2 mg इज़ सफिशियंट फॉर 1 ml ऑफ ब्लड इफेक्टिव फॉर 8 to 12 आवर्स। हमें अगर हम 0.1 से 0.2 mg एंटीकोगुलेंट्स ले रहे हैं 1 ml ब्लड के लिए, तो ये जो आपका एंटीकोगुलेंट होगा वो क्या करेगा, ब्लड को 8 से 12 घंटे के लिए क्या करेगा, 8 से 12 घंटे के लिए नॉर्मल फॉर्म में रखेगा, ब्लड को क्लॉट होने नहीं देगा। हेपरिन क्या करता है, ये डिले कर देता है ब्लड क्लॉटिंग को, यानी कि पूरी तरीके से प्रिवेंट नहीं करता है, खाली डिले करता है मोस्टली लेबोरेटरीज़ में जब हम इसका यूज़ करते हैं और जो सर्जरीज वगैरह में। उसके बाद है आपका कोमोरिन डेरिवेटिव्स, ये भी एक तरीके का एंटीकोगुलेंट्स है। इसका मैकेनिज्म होता है, ये क्या करता है, प्रिवेंट ऑफ ब्लड क्लॉटिंग बाय इनएक्टिवेटिंग द एक्शन ऑफ विटामिन के। अब विटामिन के का काम क्या होता है, मेनली इसका काम क्या होता है, फॉर्मेशन करता है वेरियस तरीके के क्लॉटिंग फैक्टर्स को। जब इसको ही ये क्या कर देगा, इनएक्टिवेट कर देगा, तो फर्दर जो आपका क्लॉटिंग फैक्टर है वो अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं करेगा, यानी कि इनएक्टिवेट कर देगा तो वो अपना काम नहीं करेगा, जिस तरीके से क्या हो सकता है, ब्लड को हम प्रिवेंट कर सकते हैं ब्लड क्लॉट होने से। कॉमनली इसका यूज़ हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में करते हैं। दूसरा है आपका EDTA, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड। ये क्या है, एक तरीके का स्ट्रॉन्ग एंटीकोगुलेंट्स है। मेनली ये 2 फॉर्म में अवेलेबल होता है, एक आपका है डाइसोडियम साल्ट, दूसरा है ट्राईपोटेशियम साल्ट। EDTA का यूज़ हम मेनली लेबोरेटरीज़ में करते हैं। इसको अगर हम बॉडी के अंदर इसका अगर यूज़ करें तो ये पॉइजनिंग कॉज कर सकता है। इसका अमाउंट कितना होता है, 0.5 to 2 mg ऑफ EDTA पर ml ऑफ ब्लड, इतना हम ले सकते हैं। ये एटलीस्ट क्या करता है, 6 आवर्स के लिए क्या कर सकता है, ब्लड को प्रिवेंट करके रख सकता है। अब इसका मैकेनिज्म किस तरीके से होता है, दिस सब्सटेंस प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग बाय रिमूविंग कैल्शियम फ्रॉम ब्लड। और साथ ही और दूसरा ये होता है कि अगर हम इसको फर्दर रेफ्रिजरेटर में रखें तो हम इसको 24 आवर्स के लिए प्रिजर्व करके रख सकते हैं। दूसरा क्या है आपका ऑक्सलेट कंपाउंड,
ये क्या कर देता है, प्रिसिपिटेशन जो कि क्लॉटिंग का रिएक्शन होता है उसको क्या कर देता है, पोस्टपोन कर देता है। इसका मैकेनिज्म इस तरीके से होता है। ये क्या करता है, ऑक्सलेट कंबाइन विथ कैल्शियम एंड फ्रॉम इनसॉल्युबल कैल्शियम ऑक्सलेट, दिस ऑक्सलेट रिमूव्ड कैल्शियम फ्रॉम द ब्लड एंड लैक ऑफ कैल्शियम प्रिवेंट कोगुलेशन। क्या करता है, कैल्शियम लेवल को डाउन करता है, जिस वजह से क्या है, जो कोगुलेशन प्रोसेस होती है वो स्लो होती है और जिस वजह से क्या होगी, का जो कोगुलेशन प्रोसेस नहीं हो पाएगी अगर कैल्शियम लेवल की कमी हो। इसका यूज़ भी हम लेबोरेटरीज़ में कर सकते हैं। अबाउट कितना लेंगे, 2 mg ऑफ मिक्सचर इज़ नेसेसरी फॉर 1 ml ऑफ ब्लड, यानी कि 2 mg जो हमारा एंटीकोगुलेंट्स होगा वो ज़रूरत होगी 1 ml ब्लड के लिए। और दूसरा ये होता है कि इसका हम इन विवो इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये भी क्या करता है, आपका पॉइजनस कॉज करता है। सेकंड है आपका सिट्रेट ये सिट्रेट भी क्या करता है, कंबाइन करता है कैल्शियम से एंड फॉर्म करेगा इनसॉल्युबल कैल्शियम सिट्रेट और रिमूव करेगा कैल्शियम लेवल को ब्लड से, जिस वजह से लो कैल्शियम की कमी की वजह से कोगुलेशन प्रोसेस स्लो होंगी, यानी कि रुक जाएंगी। इसका यूजेस हम मेनली कहाँ पे करते हैं, ब्लड बैंक में सबसे ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं। किस फॉर्म में लेते हैं, ये 2 फॉर्म में होता है। एक होता है आपका एसिड सिट्रेट डेक्सट्रॉक्स, जिसको एसिडी बोलते हैं। दूसरा है सिट्रेट फॉस्फेटेस डेक्सट्रोज, जिसको सीपीडी बोल सकते हैं। अबाउट 1 पार्ट ऑफ एसिड विथ 4 पार्ट ऑफ ब्लड, यानी कि एसिड सिट्रेट अगर हम 1 पार्ट ले रहे हैं तो बाकी इतना पार्ट हम क्या लेंगे, ब्लड लेंगे। इसका हम ब्लड बैंक में भी यूज़ कर सकते हैं, लेबोरेटरीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं, मेनली आरबीसी एंड प्लेटलेट काउंट के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं।